नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। ईडी ने 733 पन्नों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि ईडी ने उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। क्या ईडी एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं? और 4 लोगों ने उनका नाम लिया, इसी आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल इससे पहले यही याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहां पर उनकी याचिका खारिज हो गई थी। वहां पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी ने जो सबूत उनके सामने रखे हैं उससे साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते भी और दिल्ली के सीएम होने के नाते भी सक्रिय भूमिका रही है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। उनको बिल्कुल सही तरीके से गिरफ्तार किया है ईडी ने। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी ने अपने जवाब में साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन भेजे गए, लेकिन उन्होंने एक भी सम्मन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया ईडी के साथ, इसलिए ईडी के पास कोई चारा ही नहीं बचा था उनको गिरफ्तार करने के अलावा, क्योंकि वो अपनी पूछताछ से बचने के लिए और उनको डर था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, इसलिए वो दो बार, एक बार 20 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट गए, दूसरी बार 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट गए। दोनों बार उन्होंने एक जैसी याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि वो पूछताछ के लिए हाजिर होने को तैयार है, लेकिन उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे ईडी, तब उस शर्त पर वो, अगर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है गिरफ्तारी से, तब वो ईडी के सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन सबूत देखने के बाद दोनों बार दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है ईडी के पास, इसलिए अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। और जस्टिस कैथ ने तो यहां तक कहा था कि इतने पुख्ता सबूत ईडी के पास है तो वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। उसी के बाद 21 मार्च को शाम को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने यह भी इस हलफनामे में कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सक्रिय भूमिका रही है सबूतों को तहस नहस करने में। ईडी ने कोर्ट को यह बताया है कि 2021-22 में जब नई आबकारी पॉलिसी बनाई गई थी और शराब घोटाला हुआ था, साउथ लॉबी से पैसा लिया गया था, उस दौरान 170 ऐसे फोन हैं जिनको बदला गया या जिनको नष्ट किया गया, यानी कि डिजिटल सबूतों को नष्ट किया गया। 36 आरोपी हैं जिन्होंने 170 फोन इस्तेमाल किए। और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी पहले ही कोर्ट को बता चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के पास, जब ईडी ने पूछा था कि 2021-22 में जो आईफोन था वो कहां है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें याद नहीं है कि उनका वो वाला फोन कहां है। तो ईडी ने इस हलफनामे में कहा है कि अरविंद केजरीवाल को याद ही नहीं है कि उनका आईफोन कहां है। ये कैसे हो सकता है? यानी कि अरविंद केजरीवाल ने उस आईफोन को शायद नष्ट कर दिया है, जैसे बाकी 170 फोनों को नष्ट किया गया। मनीष सिसोदिया ने भी अपने मोबाइल फोन्स को नष्ट किया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी अपना 2021-22 में इस्तेमाल किया गया आईफोन नष्ट कर चुके हैं। और ईडी ने यह भी कहा कि इतने सारे मोबाइल फोन्स को नष्ट करने के बाद भी फोरेंसिक जांच से उन्होंने वो सारा डेटा रिट्रीव कर लिया है, तो उनके पास पुख्ता सबूत है कि कब किसने क्या बातचीत की शराब घोटाले को लेकर। सारा डेटा वो रिट्रीव कर चुके हैं। ऐसे में मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी के पास पुख्ता डिजिटल सबूत है। पहले तो उन्होंने अपने मोबाइल फोन को नष्ट किया और बाकी 170 मोबाइल फोन जिस तरह से तबाह किए गए हैं उसमें भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। ये बात ईडी की तरफ से इस हलफनामे में कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस नई आबकारी पॉलिसी को बनाने में अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है, क्योंकि इस आबकारी पॉलिसी को बनाया ही इस तरह से गया कि साउथ लॉबी को फायदा पहुंचे। 100 करोड़ रुपए लिए गए उनसे रिश्वत के तौर पर और 192 करोड़ की कमाई साउथ लॉबी ने कर ली। 12% का प्रॉफिट मार्जिन उनको दिया गया। उनको रास्ता भी सुझाया गया कि अगर वो 100 करोड़ रुपए नई आबकारी पॉलिसी के लिए देते हैं आम आदमी पार्टी को, तो वो बड़ी आसानी से अपने इस पैसे की वसूली कर सकते हैं जब वो दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री करेंगे।
ईडी शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताती आ रही है। ईडी ये भी कहती है कि नई आबकारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड है, उनके दिमाग की उपज थी, जिसे अमली जामा पहनाया उस वक्त के एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने। लेकिन सोच अरविंद केजरीवाल की थी। इस हलफनामे में भी ईडी ने यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सक्रिय भूमिका रही है और जिस तरह से सबूतों को तहस नहस किया गया है उसमें भी उनकी भूमिका रही है, तो उनको राहत नहीं दी जा सकती। और ईडी ने फिर इस बात पर भी जवाब दिया है कि अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम होंगे तो होंगे, लेकिन कानून की नजर में वो आम आदमी के बराबर है, दूसरे कैदियों के बराबर है। ईडी इस बात पर उनको रियायत नहीं दे सकती कि वो दिल्ली के सीएम है, इसलिए उनके साथ अलग से व्यवहार नहीं कर सकती। अगर ईडी ऐसा करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है, उसी हिसाब से ईडी अरविंद केजरीवाल के साथ पेश आ रही है। ये बात ईडी ने इसलिए कही क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि वो सिटिंग सीएम है और क्या ईडी एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। तो ईडी की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई आपराधिक गतिविधि में शामिल होगा, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होगा, तो भले ही वो सीएम क्यों ना हो, उसे भी ईडी गिरफ्तार करेगी पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के तहत। और इसी के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर दो बार वो दिल्ली हाई कोर्ट जा चुके हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उनके मामले पर सुनवाई हुई है और ईडी ने हर जगह सारे सबूत अदालत में रखे हैं और वही सारे सबूत इस वक्त ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से दो बार अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है और अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और मामले की जांच पड़ताल अब जिस मकाम पर है, वहां पर अरविंद केजरीवाल जो इस पूरे घोटाले के साजिश करता है, उनको राहत नहीं दी जा सकती। और फिर अगर उनको इस आधार पर राहत दे दी जाती है कि वो एक राजनेता है, दिल्ली के सीएम है और उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना है, तो फिर तो बाकी राजनेता जो ऐसे अपराधों में शामिल रहेंगे वो इस मामले को नजीर के तौर पर पेश करेंगे, फिर तो वो भी चाहेंगे कि उनको भी राहत मिले। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं देनी चाहिए। यहां तक बताया है इस 733 पन्नों के हलफनामे में कि जब अरविंद केजरीवाल ने 9 समन का जवाब नहीं दिया तो ईडी की टीम मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी गई। पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 174 के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई, वहां से भी उनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन वहां पर भी वो वर्चुअली पेश हुए। दूसरी बार वो अदालत के सामने पेश हुए। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी से बचने का हर तरीका अपनाया, हर तरह की तिकड़मबाजी की। तो ऐसे में ईडी अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में पूछताछ करने के लिए और क्या करती। एकमात्र ऑप्शन ईडी के सामने यही था कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ कोऑपरेट करते, ईडी के पहले या दूसरे सम्मन पर ही उनके सामने हाजिर हो जाते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्योंकि आप ये भी देखिए कि नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जमानत पर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन जब जब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, वो ईडी के सामने पेश हुए, सारे सवालों के जवाब दिए। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल भी तो कर सकते थे, उनको क्या दिक्कत थी? वो ईडी से भागे भागे क्यों फिर रहे थे? उन्होंने ईडी के सम्मन का समय रहते जवाब क्यों नहीं दिया? तब तो उल्टे वो सवाल पर सवाल खड़े करते थे कि ईडी उनको किस हैसियत से बुला रही है, सीएम के नाते बुला रही है, संयोजक के नाते बुला रही है, आरोपी के नाते बुला रही है या गवाह के नाते। तो अब तो अरविंद केजरीवाल के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब ये हलफनामा जो है, इस पर 27 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अपना जवाब कोर्ट में रखना है। उसके बाद 29 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू होगा, उस हफ्ते में किसी भी दिन इस मामले को सुनवाई के लिए जस्टिस संजीव खन्ना लिस्ट करेंगे, तब कहीं जाकर इस पर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन 733 पन्नों के हलफनामे में ईडी ने एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से कोर्ट के सामने रखा है और ये बताया है कि जब इस मामले का ट्रायल निचली अदालत में शुरू होने जा रहा है तो मास्टरमाइंड से पूछताछ जरूरी थी, उनसे पूछताछ नहीं हो पा रही थी, इसीलिए ट्रायल में भी डिले हो रहा था, ट्रायल में भी देरी हो रही थी। लेकिन अब जब वो ईडी की कस्टडी में है और न्यायिक हिरासत में फिलहाल तिहाड़ जेल में है, तो जरूरी है कि उन्हें अंदर रखकर उनसे और इस मामले में पूछताछ की जाए।
और गौर करने वाली बात तो यह है कि सीबीआई को भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी चाहिए है और कहा तो ये भी जाता है कि बहुत जल्द एनआईए भी उनकी कस्टडी मांग सकती है, क्योंकि 133 करोड़ का फंड लिया है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने खालिस्तानियों से, जो यूके, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। 2014 से 2022 के बीच में वो फंड लिया गया है। ये जो आरोप लगाए गए हैं पन्नू की तरफ से, इनकी जांच भी होगी। तो अरविंद केजरीवाल अगर एक मामले में छूट भी जाते हैं तो दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे से बच गए तो तीसरे में फंस जाएंगे। लंबे समय तक उन्हें अंदर रहना ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि 27 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को भी इस बारे में अपना जवाब अदालत में रखना है। वो क्या जवाब देते हैं और उसके बाद दोनों तरफ के हलफनामे सामने आने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना 29 अप्रैल से जो हफ्ता शुरू होगा उस दौरान इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। तो अभी लंबा रास्ता लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि ईडी ने पूरी तरह से शिकंजा अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द इस हलफनामे में कस दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।